उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं, जहां खबर जोशीमठ से है। दरार वाले होटल को गिराने का काम आज भी चल रहा है। कार्रवाई का आज तीसरा दिन है। होटल माउंट व्यू और मलारी इन को तोड़ा जा रहा है। इन होटल्स को CBRI की रुड़की की टीम की निगरानी में गिराया जा रहा है। मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, मैनुअली तोड़ा जा रहा है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि धीमी गति से काम आगे बढ़ रहा है। आज तीसरा दिन है। 7 से 8 दिन का अनुमान लगाया गया था, लेकिन मौसम आड़े आ रहा है। इसी बीच मलारी इन माउंट व्यू को ध्वस्त करने के लिए, तोड़ने के लिए लगातार काम चल रहा है। आज का दिन भी इन दोनों होटल्स को गिराने के लिए टीमें लगी हुई हैं। समझना होगा, जोशीमठ को अगर बचाना है तो जरूरी हो गया है कि वहां पहले लोगों को शिफ्ट किया जाए। सरकार भी इन दिनों यही कोशिश कर रही है, मगर सबसे पहले 2 क्षतिग्रस्त हो चुके होटल्स को तोड़ा जा रहा है। जोशीमठ शहर जिस पर कुदरत का कहर बरपा है। लोगों की आंखों के सामने ही उनके आशियानों पर संकट आ गया है। कुछ रोज पहले जो इमारतें सीना ताने खड़ी थी, अब उन्हें गिराया जा रहा है। मलारी और माउंट व्यू नाम के इन 2 होटलों को भी गिराने की कार्रवाई चल रही है। मगर होटल को ध्वस्त होने में अभी वक्त लग सकता है, क्योंकि जिस जगह होटल है वहां पर आबादी वाला इलाका है। इसलिए होटलों को हथौड़ों की मदद से तोड़ा जा रहा है। बड़ा खतरा जो है वो ये बना हुआ है कि जहाँ पर ऊपर डिसमेंटल कार्रवाई मैनुअल तरीके से इसी वजह से की जा रही है, क्योंकि नीचे देखिए आप, होटल के नीचे अगर आप जाएंगे तो एक बड़ी कॉलोनी है जहाँ पर भी पूरी दरारें थी। हालांकि यहाँ पर तमाम लोगों को यहाँ से खाली करा दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो आसपास के कुछ लोग हैं, आप छतों में देखेंगे नीचे, वहाँ पर कुछ लोग हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा खतरा है, क्योंकि तमाम यहाँ पर मकान है और नीचे तक बहुत बड़ी कॉलोनी है। इसी के नीचे सिंगधार है, जहाँ पर ज़्यादा इस तरीके की दिक्कतें आई थी। ये पूरी कार्रवाई CBRI के विशेषज्ञों की देखरेख में हो रही है। दोनों होटल के बिल्डिंग के ऊपर से भार को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। पहले ग्लास, लकड़ी और लोहे का सामान हटाया जा रहा है और उसके बाद स्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा। लगभग 7 से 10 दिन का हमारा अनुमान है और इसको हम लोग मैकेनिकल डिसमेंटलिंग बोल रहे हैं, क्योंकि उसका पीछे मूल कारण है कोई किसी भी तरह का हेवी इक्विपमेंट ये करके वाइब्रेशन को ज़मीन पे नहीं लेना है, क्योंकि ज़मीन जो है ऑलरेडी लूज हो चुकी है। तो इसीलिए इसको पीसेस में हम टुकड़ा टुकड़ा करके साइंटिफिक तरीके से सारे मलबे और या जो भी एलिमेंट्स है उसको नीचे लेके आएंगे। इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि जोशीमठ में क्या घर भी तोड़े जाएंगे। इस पर CM धामी ने स्थिति साफ कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कोई घर नहीं तोड़ा जाएगा। किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है। वहाँ पर सर्वे करने वाली टीम काम कर रही है। बाकी जनजीवन वहाँ का सामान्य है। 60% से ज़्यादा चीज़ें सामान्य रूप से चल रही हैं और हम जो पुनर्वास की कार्रवाई है उसको पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई को सावधानी के साथ अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि होटल के पास लोगों के मकान भी है। खतरा इस बात का है कि अगर होटल एक साथ गिरा तो खतरा मकानों को भी हो सकता है। ABP गंगा के लिए जोशीमठ से रवि केंथुरा की रिपोर्ट। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड पे। हमारे सहयोगी विनोद मौजूद हैं, उनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आज तीसरा दिन है, इन दोनों होटल्स को धीरे धीरे गिराया जा रहा है। आप कुछ देख पा रहे होंगे और जो जानकारी है दर्शकों से साझा करें विनोद। जी स्नेहलता, देखिए आज भी तीसरा दिन है और जो होटल के डिसमेंटल कार्य होने हैं वो सुबह 9 बजे से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन सामान्य तौर पर जो होटल को तोड़ा जा रहा है वो धीमी गति की चाल है। आने वाले करीब 6 से 8 दिनों के बीच में देखना होगा कि ये
तोड़ा जा सकता है, लेकिन इंतज़ार ज़रूर होगा क्योंकि दोनों होटल को सामान्य तौर पर तोड़ा जा रहा है, बराबर दोनों होटल को तोड़ा जा रहा है। और अगर बात करें तो राहत तौर की बात करें तो जो राज्य सरकार की ओर से जो आपदा प्रभावित परिवार है, करीब 50 परिवारों को आपदा राहत चेक कल बांटे गए थे। आज भी अलग अलग चरणबद्ध तरीके से आपदा प्रभावित परिवारों को जो आपदा राशि का चेक है वो बांटा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें, जिला प्रशासन भले ही इस बात को कह रहा हो कुछ दरार नहीं आ रही है, 4-5 दिन से दरारों में कमी आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। तमाम कई ऐसे घर हैं जिनमें लगातार दरारें बढ़ती जा रही हैं, लोगों के सामने दिक्कत है, परेशानी है। हालांकि तमाम लोगों को वहाँ से विस्थापित तो किया गया है, अलग अलग चाहे नगर पालिका के गेस्ट हाउस हो, होटल हो, धर्मशाला हो या फिर तमाम अन्य स्थानों पर उनको रखा गया है, लेकिन रोजी रोटी और खाने पीने का संकट उनके सामने ज़रूर है। और जोशीमठ से लेकर जो ओली तक का एरिया है, क्योंकि ओली तक के एरिया में भी कई ऐसी पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पर जो वैज्ञानिकों की टीम है उन्होंने तमाम ऐसे जहाँ पर भू धसाव हुआ है वहाँ पे तमाम ऐसे चिन्हित किए हैं। इस जगह पर भी हम आपको बताएं स्नेहलता, इस जगह पर अभी जो संयुक्त टीम है जिसमें वैज्ञानिक है, तमाम वाडिया के साइंटिस्ट हैं, वो इस इलाके पर अभी सर्वे करके गई है। करीब यानी 16 किलोमीटर का जो ये औली से जोशीमठ तक का रास्ता है, वहाँ पर तमाम परीक्षण कराया जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके की इनकी धारण क्षमता है इस जगह की और किस तरह से अभी आगे काम करना है, क्योंकि जो दरारें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन गनीमत ये है कि जहाँ पर ये होटल का डिसमेंटल कार्य चल रहा है उसके जो बिल्कुल विनोद, अब देखना ये होगा कि धीरे धीरे इस काम को पूरा करने के साथ और कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, किस किस तरीके की जांच चल रही है, वैज्ञानिकों की टीम का क्या मुआयना है। शुक्रिया विनोद। आगे बढ़े, बात करें आपदा प्रभावित इलाकों से घर खाली करा दिया गया है और प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में रख दिया गया है, पहुंचा दिया गया है। ऐसे ही एक राहत शिविर का जायजा लिया हमारे सहयोगी विनोद ने। जोशीमठ आपदा में प्रभावित परिवारों को विस्थापित करने की प्रक्रिया राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है और ये नगर पालिका है। आप देख पा रहे हैं कि नगर पालिका में उन परिवारों को यहाँ पर रखा गया है जो 2 होटलों को तोड़ने का क्रम जारी है, लेकिन उसके अलावा जो आसपास के रहने वाले लोग थे वो जो प्रभावित बिल्कुल हो चुके हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। इस तरीके से इस आपदा को देखते हैं, सब कुछ खत्म सा हो गया। क्या करें बेटा, सब खत्म हो रखा है, क्या करें। क्या व्यवस्था सरकार की है? ठीक, व्यवस्था तो ठीक ही है, पर क्या करना, घर बार तो अपना मिल ही नहीं रहा, क्या करें। जो छत है वो तो हो ही नहीं रही, क्या करें। यहाँ बैठे हैं रोड में बच्चों को लेके। आप बताएं आंटी जी, क्या कहेंगे? छोटे बच्चे हैं, ठंड है, बड़ी दिक्कत है। व्यवस्था तो अच्छी है, पर क्या करना, वो मकान जो बना रखा था हमने वो बुरी तरह से वो टूट चुका है। ये मानविक आपदा आ रखी है जो कि ह्यूमन क्रिएट हो रखी है, जो कि अब इसमें कोई भी अपनी जो एनटीपीसी है वो अपनी गलती नहीं मान रहा है, जिसका बहुत बड़ा खेद है मुझे कि जिन्होंने सुरंग बनाई वही कह रहे हैं कि हमारी वजह से नहीं हुआ, ये आपदा जो हुई है वो नहीं हुआ है, तो बड़ी दुविधा में हैं हम। देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान जोशीमठ आपदा से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। राहत शिविरों में विस्थापन के लिए 950 रुपए दिए जाने हैं। प्रभावित शख्स को खाने पीने के लिए हर दिन 450 रुपए मिलने हैं। विस्थापन होने वाले परिवार के 2 सदस्यों को मनरेगा के तौर पर मजदूरी मिलेगी। उधर पशुओं के विस्थापन के लिए 15,000 प्रति जानवर दिया जाना है। प्रभावित परिवारों के लिए बिजली पानी का जो बिल है अगले 6 महीने के लिए माफ कर दिया गया है। अगर किसी भी प्रभावित पर लोन है बैंक का, सरकार उसकी राहत के लिए भी काम कर रही है। हर मंत्री 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देगा ताकि यहाँ के लोगों को मदद की जा सके। आपदा मद से भी सभी बड़े हिल स्टेशन की स्टडी कराई जाएगी। स्टेशन पर कितना लोड हो सकता है इसकी सर्वे, उसकी जानकारी इकट्ठा की जाएगी ताकि जोशीमठ में जैसा हुआ वैसा किसी और क्षेत्र में ना हो, क्योंकि पूरा पर्वतीय प्रदेश है उत्तराखंड, इसीलिए ये अध्ययन बेहद जरूरी हो जाता है। मानक तय कर रहे हैं, या तो उनका वास्तविक जो रेंट है, किराया है प्रति दिन प्रति कमरा वो, या फिर 950 रुपये अधिकतम, वो हम जिलाधिकारी को अधिकृत कर रहे हैं, इतने तक वो वास्तविक या फिर 950 रुपये अधिकतम, ठीक है, उस पर वो ले सकते हैं कमरा, उनको भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा जो रहे हैं लोग, उसमें प्रति दिन प्रति व्यक्ति, उसमें बच्चा भी सम्मिलित है, उनको हम खाने के लिए 450 रुपये देंगे।
अगर उस पर खर्च आता है तो वो खर्च वहन किया जाएगा। अगर कोई कहता है कि हम राहत शिविर का खाना नहीं हम खुद से बनाना चाहते हैं तो 450 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से कैश दे दिया जाएगा। उधर जोशीमठ को औली से जोड़ने वाले 4.5 किलोमीटर लंबे रोपवे की बात करें तो वो भी अब खतरे की जद में आ चुका है। देर रात रोपवे के प्लेटफॉर्म के पास बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। हालांकि रोपवे के टावर नंबर 1 के पास बीते दिनों दरारें आने के बाद प्रशासन ने रोपवे के संचालन पर रोक लगा दी थी। तो देखिए, जो रोपवे जोशीमठ और औली के बीच एक आवाजाही का बड़ा जरिया हुआ करता था, उस पर रोक तो पहले लगा दी गई, लेकिन इसके अस्तित्व पर भी खतरा है क्योंकि दरारों के साथ चिंता बढ़ती जा रही है। जोशीमठ की तरह ही अब कर्णप्रयाग के लोग भी कुदरत की मार झेल रहे हैं। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर इलाके में घरों में दरारें आ रही हैं। इसके बाद इन घरों को खाली कराने की कवायद शुरू हो गई है। प्रभावित परिवारों को खाली कराने का नोटिस दे दिया गया है, मगर प्रभावित परिवार कह रहे हैं कि वो घर तब तक खाली नहीं करेंगे जब तक सरकार ये बता न दे उन्हें कि मुआवजा किस हिसाब से दिया जाएगा। मुद्दे साहब तो बहुत पहले से हो रहा है हमारे यहाँ बहुगुणा नगर में। कई बार प्रशासन से भी मिल गए हम, और ये बिल्कुल नीचे मंडी के कटान, ऊपर PWD का नाली न होना, पानी का अस्त व्यस्त होना, प्राकृतिक आपदा, जो भी जब जांच का विषय है किससे हो रहा है नुकसान। मुनस्यारी के 4 गांव में भी पिछले 2 साल से खतरा मंडरा रहा है। इन गांवों के कई मकानों में दरार पड़ने लगी है। 14 परिवारों ने अपने पुश्तैनी मकान को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर घर बना लिए हैं। हालांकि अब भी यहां 85 परिवार दहशत के साए में जी रहे हैं। लोगों ने डीएम कार्यालय में पत्र लिखकर भूस्खलन प्रभावितों को जल्द विस्थापित करने की मांग की है, लेकिन जरा हालत देखिए, इन तस्वीरों से अंदाजा आप लगा सकते हैं। बहुत सारे गांव जो सरकार ने स्वयं चिन्हित किए हैं कि ये विस्थापित किए जाने योग्य हैं, आपदा प्रोन हैं, तो उन गांवों को आप विस्थापित कब करेंगे, नंबर 1, और कैसे करेंगे। और अगर आप विस्थापित नहीं कर रहे हैं उन गांवों को, तो उन गांवों को बचाने की क्या पुख्ता इंतज़ाम है आपके, क्या तकनीक है, उस पर शीघ्र से शीघ्र काम होना चाहिए, वरना इससे भी बड़ी त्रासदी हमको देखने को मिलेगी। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ से जो भी सूचना आती है तो वो वैज्ञानिक को हमारे द्वारा लिखा जाता है। इस ज्ञापन में भी वही हुआ, पूर्व प्रमुख जी है मुनस्यारी के, उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और मिले होंगे, तो मैंने तुरंत लिखा है कि इसको तुरंत जियोलॉजिस्ट को लिखा जाए, और हमने जियोलॉजिस्ट को आदेशित कर दिया गया है, जिसमें गिरगांव हैं और आपका उलमी है, भंडारी गाँव हैं, 6-7 गाँव का उन्होंने उल्लेख किया गया। तो हमने आदेश कर दिया है भूवैज्ञानिक को, वो शीघ्र इसमें निरीक्षण करके हमको रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। सामरिक लिहाज से अहम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सुरंग निर्माण की वजह से कहीं घरों में दरारें आ रही हैं तो कहीं जमीन धंस रही है। इस मामले पर गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि इसके लिए अध्ययन की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, जोशीमठ में एक आपदा की स्थिति है, लेकिन जनासू में, श्रीनगर में या अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार की स्थिति है उसका अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। पूर्व में भी एक बैठक हुई थी, जिसमें जिलाधिकारी को निर्देशित हम लोगों ने किया था, सुझाव दिया था कि वो एक तृतीय पक्ष की एक समिति बनाएं, जिसमें जो सर्वे जो है निष्पक्ष रूप से करें। उधर मसूरी में जमीन धंसने को लेकर सर्वे हुआ है। लंडौर इलाके में सर्वे के लिए टीम पहुंची है। 3 सदस्यों वाली भूवैज्ञानिकों की टीम अब निरीक्षण कर रही है। जमीन धंसने से कई मकानों में दरारें आ रही हैं और अब इसकी वजह क्या है पता लगाने के लिए पूरी टीम पहुंचनी शुरू हो चुकी है। मसूरी से ये बड़ी खबर है। सर्वे होगा। 3 सदस्यीय भूवैज्ञानिकों की एक टीम है जो कि निरीक्षण करेगी। उत्तराखंड में पहाड़ों पर मौसम का मिजाज बदल गया है। सैलानी जिस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो पल आ गया है। उत्तराखंड में तमाम पर्यटन स्थलों की बात करें तो बर्फबारी की खबर मिल रही है। टिहरी के धनौल्टी में बर्फबारी हुई तो वहीं चक्राता में बर्फ गिरी है। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में भी बर्फबारी है। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। धनौल्टी में ये सीजन की पहली बर्फबारी है। सीजन की पहली बर्फबारी से पर्यटकों और व्यापारियों के चेहरे खिल गए।
हालांकि इस साल कुदरत कुछ देर से मेहरबान हुई है। बर्फबारी न होने से जहां होटल व्यवसायी और किसान मायूस थे, मगर अब कुदरत ने सबका दिल खुश कर दिया है। साल की पहली बर्फबारी यहाँ धनोल्टी में हुई है और हम काफ़ी खुश हैं, किसान भी खुश हैं और जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो भी काफ़ी खुश है। काफ़ी टाइम बाद बर्फ़ यहाँ पे गिरी है तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अब मेरे ख्याल से बर्फ़ गिरती रहेगी। धनौल्टी में आलू फार्म, बुसार खंडा, सुरकंडा देवी मंदिर और एप्पल गार्डन ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। यहाँ 2 इंच तक बर्फ जम चुकी है, जिसका सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं। इधर उत्तरकाशी की ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें, यहाँ भी मौसम मेहरबान हुआ है। यमुना घाटी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। यमुनोत्री धाम के आसपास और मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में भी बर्फ गिरी है। राडी टॉप में भी बर्फबारी होने से हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी के बाद ये मनोरम नजारा आंखों को सुकून पहुंचा रहा है। चारों तरफ बर्फ से सफेद रंग की चांदी सी चमक मानो फैलती नजर आ रही है। मौसम के बदले मिजाज के साथ गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी हुई है। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुगबा में भी बर्फ गिरी है। मंदिर परिसर बर्फ से ढक गया है। यमुनोत्री धाम की पहाड़ियों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली है। गंगोत्री, यमुनोत्री, गोमुख, नेलांग, हर्षिल में भी बर्फबारी हुई है। विकास नगर के चक्राता में मौसम का मिजाज बदल चुका है। यहाँ सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। तस्वीरें देखिए, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सैलानियों को जैसे ही बर्फबारी की खबर लगी, चक्राता में भीड़ बढ़ने लगी है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी चक्राता पहुंचने लगे हैं। ये बर्फबारी सिर्फ सैलानियों के लिए सौगात लेकर ही नहीं आई, इससे स्थानीय कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि बर्फबारी के बाद इनके कारोबार को फायदा होगा। एबीपी गंगा के लिए विकास नगर से विक्रम, उत्तरकाशी से दिग्बीर, बडकोट से नितिन के साथ टिहरी से अंकित की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पटवारी की भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया है। छात्र ये भरोसा कर रहे थे कि इस बार लोक सेवा आयोग परीक्षा कराएगा तो सब कुछ पाक साफ होगा, मगर यहाँ भी नकल माफिया ने सरकारी सिस्टम को नाकाम कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन पटवारी परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में लोक सेवा आयोग के बाहर विरोध जताया। आरोप है कि लोक सेवा आयोग के ही अनुभाग अधिकारी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पेपर लीक करा दिया। विस्तृत जांच की तो उसमें सामने आया कि जो यूकेपीएससी के एक सदस्य द्वारा, एक एम्प्लॉय द्वारा, अनुभाग अधिकारी हैं, उसके द्वारा वहां से प्रश्न पत्र को चुराकर फोटो खींचकर बाहरी व्यक्तियों को, जिनके नाम राजपाल और संजीव कुमार हैं, उनको उपलब्ध कराया गया और उनके माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों को ये प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही पढ़ा दिया गया था। जांच में पता चला है कि अनुभाग अधिकारी ने पूरा क्वेश्चन बैंक ही लीक कर दिया था। इस क्वेश्चन बैंक में तकरीबन 380 सवाल थे। इन्हीं में से 100 सवाल परीक्षा में दिए गए थे। 380 क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक बनाकर अनुभाग अधिकारी जो संजीव चतुर्वेदी हैं, जो गिरफ्तार किए गए, उनके कस्टडी में रखा गया। उन्होंने वहां से फोटोग्राफ लिए अपने कैमरे से और ये फोटोग्राफ लेने के बाद फिर पैसे लेकर के लीक किए गए पूरा क्वेश्चन बैंक, और ये बताया गया कि इन्हीं क्वेश्चनों में से, इन्हीं प्रश्नों में से तकरीबन 100 क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने साफ कर दिया है कि नकल माफिया के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन ले रही है। जो लोग भी प्रारंभिक तौर पर इस पर पाए गए हैं उनको पकड़ लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और भी कड़ी कार्रवाई होगी, और इसमें कोई भी सम्मिलित होगा या किसी स्तर पर भी गड़बड़ी होगी तो वो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं।
ये मामला धामी कैबिनेट में भी उठा है। मुख्य सचिव का कहना है कि नकल रोकने के लिए सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। देश का सबसे सख्त कानून बनाने का निर्णय लिया गया है, जो अगली कैबिनेट में एक्ट आएगा, जिसमें दोषी को उम्र कैद तक की सजा और जो भी इस धंधे में कोई अपनी प्रॉपर्टी अर्न करेगा उसको सरकार जब्त करेगी। उधर पेपर लीक के मामले में कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है। लचर कानूनी बहस की वजह से या सरकार की सरपरस्ती की वजह से और लोक सेवा आयोग जैसी विश्वसनीय संस्था महत्वपूर्ण स्थान जिस पर शक संदेह शुभा नहीं किया जा सकता है, विश्वास को खत्म किया है। क्वेश्चन बैंक लीक के बाद आयोग ने आरोपी अनुभाग अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है, जबकि पटवारी भर्ती परीक्षा रद्द की जा चुकी है। अब 12 फरवरी को ये परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। पटवारी की परीक्षा पेपर लीक मामले में हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस मांग कर रही है कि मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। इसी को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं, आप कार्यकर्ताओं ने आयोग के गेट के बाहर प्रदर्शन किया। इससे बड़ा घोटाला और शर्मसार करने वाला कोई घोटाला नहीं हो सकता। हमारा प्रदेश छोटा प्रदेश है, देवभूमि कहलाते हैं। पूरे देश में दिशा निर्देश यहीं से जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पटवारी जैसी भर्ती में भी 40 से 50 लाख रुपए लेकर के इस तरह के कार्य ये सरकार कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।